हम देखेंगे कि इंडिया के कौन कौन से हिस्सों में किस अलग अलग टाइप की वेजिटेशन है, किस अलग अलग टाइप के जानवर मौजूद हैं, वो सारी चीजें हमको इस चैप्टर में देखें। एनिमल्स की बात करें तो इन फॉरेस्ट एरिया में लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट जैसे जानवर पाए जाते हैं। साथ ही में बर्ड्स, पेड़ अपनी पत्तियां एक टाइम पे गिरा नहीं देते जिससे बिल्कुल ऐसे खाली से बंजर से लगने लग जाए, तो पूरे टाइम पत्तियां रहती है, पूरे टाइम पेड़ हरे भरे रहते हैं। दैट इज वाई इनको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला जाता है। मैंग्रोव या फिर टाइडल फॉरेस्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि टाइड्स आती रहती है यहाँ पर, समुद्र की हाई टाइड, लो टाइड। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस क्लास में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज। आज की स्प्रिंट सीरीज के अंदर हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो बच्चों ये काफी सिंपल सा चैप्टर है, इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, चीजें हैं जो आपको लर्न करनी है और हल्का सा चैप्टर समझना है। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं विद दिस चैप्टर। जब भी हम किसी भी जगह की नेचुरल वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, तो ये तो पेन ही हमारा साथ नहीं दिया पेन ने, एक सेकेंड। तो देखिए बच्चों, जब भी हम किसी एरिया की नेचुरल वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि किसी भी जगह की ऐसी वेजिटेशन जहां हमने कोई योगदान नहीं दिया उसको उगाने में। मतलब जब आप एग्रीकल्चर करते हो, खेती करते हो, तो खुद से करते हो ना, उसको सीड्स को बोते हो, कल्टीवेशन करते हो, तो ह्यूमन इंटरफेरेंस आता है। बट ऐसी वेजिटेशन विच इज अनटच्ड बाय द ह्यूमन बींग्स, जो नेचुरली उग रही है, जहां किसी ने इंटरफेयर नहीं करा है, किसी ने उसको उगाया नहीं है, नेचुरली है कि उस जगह पे कोई वेजिटेशन उग रही है, या फिर कोई नेचुरली है जो एनिमल्स वहां पे पाए जाते हैं उस एरिया में, तो वो वहां की नेचुरल वेजिटेशन हो जाती है या फिर नेचुरल रूप से पाई जाने वाली वाइल्ड लाइफ हो जाती है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज द बेसिक क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर। हम देखेंगे कि इंडिया के कौन कौन से हिस्सों में किस अलग अलग टाइप की वेजिटेशन है, किस अलग अलग टाइप के जानवर मौजूद हैं, वो सारी चीजें हमको इस चैप्टर में देखनी है। फटाफट से आ जाते हैं। तो देखिए, किसी भी जगह की वर्जिन वेजिटेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो देखो, वर्जिन वेजिटेशन या नेचुरल वेजिटेशन, या नेचुरल वेजिटेशन वो वनस्पति है, वो सारे बच्चों हमारी प्लांट्स हैं, वो सारे हमारे ट्रीज हैं, that has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by the humans for a very long time, जहां लोगों ने छेड़ाछाड़ी नहीं करी, छेड़खानी नहीं करी। ठीक है, तो ऐसी प्लांट कम्युनिटी जो नेचुरली उगी है बिना किसी ह्यूमन एड या सपोर्ट के, एंड जिसको अनडिस्टर्ब्ड ह्यूमन बीइंग्स ने बिल्कुल तंग करे, बिल्कुल दखल दिए छोड़ दिया है काफी लंबे टाइम तक, दैट इज द वर्जिन वेजिटेशन। एंड एंडेमिक और इंडिजिनस स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं जो कि किसी एरिया में नेचुरली पाए जाते हैं, और एग्जॉटिक प्लांट्स वगैरह होते हैं जो बाहर से लाए जाते हैं। ठीक है, बट हम यहाँ पर डेफिनेटली अपने वेजिटेशन की ही बात कर रहे हैं, मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन की बात करेंगे। कौन कौन सी नेचुरल वेजिटेशन इंडिया में पाई जाती है, तो ये सारे आप देख सकते हो। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखेंगे, फिर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट देखेंगे, फिर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स देखेंगे, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये अलग अलग फॉरेस्ट एरिया है जो कि हमारी नेचुरल वेजिटेशन है। कौन से एरिया में कौन सा फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है, कौन से एनिमल्स वहां रिसाइड करते हैं, पेड़ों की लंबाई कितनी होती है, क्या वहां बरसात कितनी होती है, रेनफॉल कितनी होती है, ट्रीज की लेंथ कितनी होती है, तो ये सारी चीजें हम लोग इसी में पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। लेट अस कम टू द वेरी फर्स्ट फॉरेस्ट एरिया विच इज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। बच्चों आप यहां पर देख सकते हो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन इज दिस इंटायर एरिया विच इज कवर्ड विद डार्क ग्रीन। क्योंकि एवरग्रीन है ना, पूरे टाइम हरा रहता है ये एरिया। देखोगे तो पूरे टाइम हरे 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 पेड़ आपको सालों साल दिखते रहेंगे, बिकॉज यहाँ पर लीव्स शेडिंग जो है एक टाइम पे नहीं होती, पेड़ अपनी पत्तियां एक टाइम पे गिरा नहीं देते जिससे बिल्कुल ऐसे खाली से बंजर से लगने लग जाए, तो पूरे टाइम पत्तियां रहती है, पूरे टाइम पेड़ हरे भरे रहते हैं। दैट इज वाई इनको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला जाता है। तो ये जो डार्क ग्रीन कलर से हाईलाइटेड एरिया है, दिस इज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। लेट अस कम टू द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखिए, मैंने आपके लिए टेबल ही बना दी है ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। रेनफॉल की अगर हम बात करें, कितनी रेनफॉल इस एरिया में होती है जहां पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो दे आर फाउंड इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विद अ वेरी शॉर्ट ड्राई सीजन। तो ऐसा एरिया जहां पे 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बरसात होती हो। 200 सेंटीमीटर समझते हो कि जैसे एक पूल टाइप है कोई जगह, तो वहां जो भी बारिश हो रही है एक सीजन के दौरान, तो 200 सेंटीमीटर मतलब कोई भी एरिया हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे 100 सेंटीमीटर 200, मतलब अगर वो एरिया एक पूल जैसा होता और बरसात हो रही होती तो कितनी बारिश रिकॉर्ड करता वो, उस हिसाब से सेंटीमीटर बोला जाता है। ठीक है,
तो फाउंड इन एरियाज हैविंग, ऐसे एरियाज जहां पे 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बरसात होती है, मतलब बहुत ज्यादा बारिश होती है और एक बहुत छोटा सा ड्राई सीजन रहता है, वहां पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। हाइट रहती है 60 मीटर या उससे भी ऊपर की, जो पेड़ होते हैं उनकी हाइट 60 मीटर या उससे भी ऊपर रहती है। फाउंड इन विच एरियाज, कौन से इलाकों में पाया जाता है? वेस्टर्न घाट्स, आइलैंड ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, अपर पार्ट्स ऑफ आसाम एंड तमिलनाडु। बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहा है हमारा ये जो वेस्टर्न घाट वाला पूरा एरिया है, यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। थोड़ा सा याद कीजिए, सारे चैप्टर्स इंटर रिलेटेड आप पढ़ते हो। आपने पढ़ा था क्लाइमेट चैप्टर के अंदर कि वेस्टर्न घाट के साइड पे बहुत सारी जो हमारी मॉनसून विंड्स आती हैं, या फिर बहुत सारी जो विंड्स आती हैं जो कि समुद्र के ऊपर से आ रही हैं, पानी कैरी करके आती हैं, तो वेस्टर्न घाट के इस साइड पे वो बारिश करा देती हैं, विच इज द विंडवर्ड साइड, है ना, वहां सारी बारिश करा देती है, ओरोग्राफिक रेन करा देती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि इतनी ज्यादा बरसात होती है तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट है, आइलैंड ग्रुप हमारे लक्षद्वीप अंडमान, दोनों जगह ग्रीन कलर है, लक्षद्वीप अंडमान में भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, साथ ही में अपर पार्ट्स आसाम के और तमिलनाडु कोस्ट, तमिलनाडु कोस्ट पे हल्का सा है और आसाम के अपर पार्ट्स, इस जगह पर भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन पाया जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज द एरिया वेयर इट इज फाउंड। लीव शेडिंग, कि पेड़ अपनी पत्तियां कब झाड़ रहा है, तो देयर इज नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड द लीव्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि सारे पेड़ एक साथ अपनी पत्तियां झड़ झाड़ देंगे। बच्चों लीव शेडिंग का कोई भी टाइम नहीं है, हल्की हल्की पत्तियां वो झाड़ते रहते हैं, फिर आ जाती हैं पत्तियां, बिकॉज यहाँ पे बारिश की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, इसलिए लीव शेडिंग की जरूरत लगती नहीं है। ट्रीज, एंड दैट इज वाई, पता है क्योंकि कोई डेफिनेट टाइम नहीं है लीव शेडिंग का, इसलिए पूरे समय, पूरे थ्रू आउट द ईयर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ग्रीन ग्रीन ही दिखेंगे, ग्रीनरी फैली हुई रहेगी। कौन कौन से पेड़ इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं? एबनी, माहोगनी, रोजवुड, रबर एंड चिंचोना। तो ये सारे पेड़ यहाँ पर पाए जा रहे हैं। उसी के साथ एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर एलिफेंट्स, मंकी, लेमुर, डियर, वन हॉर्न राइनोसरस, प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, बैट्स, स्लॉथ, स्कॉर्पियंस एंड स्नेल्स। तो सारे एनिमल्स, रेप्टाइल्स, ऑल ऑफ दीज एनिमल्स आर बीइंग फाउंड इन दीज फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। उसके बाद, सिंस दिस रीजन इज वेरी वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, इट हैज अ लग्जूरियंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज, श्रब्स एंड क्रीपर्स, गिविंग इट अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। बच्चों हम लोग देखते हैं कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये बहुत ही गर्म और गीले पूरे टाइम, मतलब बरसात होती रहती है और गर्माइश भी रहती है, बिकॉज ट्रॉपिकल जोन में आ रहे हैं, थ्रू आउट द ईयर वैसे रहते हैं, इसलिए यहाँ की जो वेजिटेशन है, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, हर टाइप की वेजिटेशन पाई जाएगी। पेड़ भी है, श्रब्स भी हैं, छोटे छोटे श्रब्स भी हैं, ठीक है, और क्रीपर्स, ये जो ऐसे ऐसे क्रीपर नहीं होते वो भी हैं। तो आप लोग देख रहे हो कि कुछ जैसे इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे पेड़ हैं, श्रब्स हैं, ऊपर फिर और लंबाई पे पेड़ हैं, फिर और लंबाई पे पेड़ हैं। तो ऐसे अलग अलग लेयर्स में भी आपको ये फॉरेस्ट एरिया मिल जाएगा, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट फॉरेस्ट एरिया आएगा ट्रॉपिकल डेसिडुअस, जो आपको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा फैला हुआ एरिया है। सो दिस इंटायर एरिया, आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये है आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो कि इंडिया में वाइडली स्प्रेड है, सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। आई डोंट थिंक इस येलो कलर से आपको दिख रहा होगा, लेट मी टेक अ मोर ब्राइटर कलर, लेट्स टेक ब्लू, ठीक है। सो दिस एंटायर एरिया, ये पूरा जो एरिया है, दिस इज योर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओके। नाउ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो मेन पॉइंट्स देख लेते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस या मॉनसून फॉरेस्ट की। रेनफॉल यहाँ पर आती है बिटवीन 200 to 70 सेंटीमीटर, 200 से लेकर 70 सेंटीमीटर के बीच में बरसात यहाँ पर होती है। लीव शेडिंग की बात करें तो दे शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर। जब गर्मी में सूखा टाइम आता है उस टाइम पे इनकी लीव्स शेड होंगी, 6 से 8 हफ्ते तक लीव शेडिंग होती है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे लीव शेडिंग होगी। मतलब ट्रॉपिकल डेसिडुअस की खासियत यह है कि जब बरसात है तब बिल्कुल ग्रीनरी है, जब सूखा पड़ गया है तो पत्तियां भी झड़ चुकी हैं। एनिमल्स की बात करें तो इन फॉरेस्ट एरिया में लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट जैसे जानवर पाए जाते हैं, साथ ही में बर्ड्स हैं, लिजर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, टॉर्टोइसेस हैं, जो यहाँ की नेचुरल वाइल्ड लाइफ का हिस्सा है। टाइप है बच्चों, अब ट्रॉपिकल डेसिडुअस में भी दो अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट एरिया पाए जाते हैं। एक होता है मॉइस्ट डेसिडुअस, एक होता है ड्राई डेसिडुअस, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैट दे रिसीव। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस का वो एरिया जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर की बरसात होती है,
वो एरिया आपका हो जाएगा मॉइस्ट डेसिडुअस, क्योंकि अच्छी खासी बारिश हो रही है इसलिए मॉइस्ट। और जिस एरिया में 100 से 70 सेंटीमीटर के बीच बरसात हो रही है वो हो गया ड्राई डेसिडुअस। मॉइस्ट डेसिडुअस पाया जाता है मोस्टली ईस्टर्न पार्ट हमारे देश में, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, हिमालयाज के फुट हिल्स हैं, मतलब हिमालयाज का जो ये फुट हिल वाला इलाका है, साथ ही में ईस्टर्न स्लोप्स हैं वेस्टर्न घाट के, वहां पर। तो देखो जरा देखते हैं, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, झारखंड, वेस्ट ओडिशा, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पर फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, यहाँ पर कुछ तरीके से मॉइस्ट डेसिडुअस है, हमारे इस साइड पे मॉइस्ट डेसिडुअस है, ठीक है। तो ये सारी एरिया में मॉइस्ट डेसिडुअस है। टीक जो है, टीक का जो पेड़ होता है, इट इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। सबसे ज्यादा टीक जो है यहाँ पाया जाएगा। बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी, ये और भी कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज यहाँ पे पाए जाएंगे, प्लांट स्पीसीज। ओके, उसी के साथ अगर हम ड्राई डेसिडुअस में आते हैं, अब बच्चों ये उन हिस्सों में पाया जाएगा विच आर द रेनियर पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड द प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। पेनिनसुलर प्लेट्यू के बरसात वाले हिस्से और बिहार और यूपी के प्लेन्स में, ठीक है। तो इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे थोड़ा, तो यहां पर आपका ड्राई डेसिडुअस है। देयर आर ओपन स्ट्रेचेस इन विच टीक, साल, पीपल, नीम ग्रो। तो ये सब जो है पेड़ यहाँ पे उगते हैं, टीक, साल, पीपल, नीम के। लार्जर पार्ट इस रीजन का क्लियर कर दिया गया है फॉर कल्टीवेशन एंड सम पार्ट्स आर यूज्ड फॉर ग्रेजिंग। तो ये वो हिस्सा है जिसको काट दिया है, सॉरी, ओके। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है बच्चों जो यहाँ पर इस रीजन का काट दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है कल्टीवेशन के लिए, और कुछ हिस्से में ग्रेजिंग करवाई जाती है, यानी कि भेड़ बकरियों से चारा भी चरवा दिया, मतलब उनको चारा चरवाने के लिए भी ले जाया जाता है। तो वही बात है भाई, बेचारा ड्राई डेसिडुअस एरिया है तो फॉरेस्ट एरिया ही काट डाला और दूसरे पर्पसेस के लिए। ओके, इसके बाद बच्चों हमारा तीसरा टाइप का फॉरेस्ट एरिया कौन सा है? तीसरा टाइप का फॉरेस्ट एरिया है हमारा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, ठीक है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट को जरा सा हम ढूंढेंगे, ये वाला पूरा हिस्सा आप लोग बच्चों देख पा रहे हैं कि ये सारा हिस्सा कहां पे आ रहा है? राजस्थान के इलाके में। दैट मीन्स दिस इज दैट पार्ट विच इज वेरी वेरी ड्राई, अ वेरी ड्राई पार्ट ऑफ आवर कंट्री। और जाहिर सी बात है, देखो प्रकृति कुछ इसी प्रकार से है कि भगवान ने, वेजिटेशन ही ऐसी है कि अगर वो किसी एरिया में है ना तो वहीं को वो वेजिटेशन अडेप्ट कर लेते हैं, कि अगर वो सूखे इलाके में है तो वेजिटेशन इसी हिसाब से होगी जो कम पानी पे सरवाइव कर जाएगी या पानी को स्टोर करके रखेगी। या एनिमल्स भी ऐसे हैं, कैमल वगैरह यहाँ पे पाए जाएंगे जो पानी को स्टोर करके रख लेंगे, बिकॉज वो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ उसी एरिया के क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेती है। तो यहाँ पर देखिए ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में स्कैटर्ड ट्रीज हैं, बहुत सारे पेड़ नहीं है, कुछ कुछ जगह में थोड़े थोड़े पेड़, फिर कहीं और थोड़े पेड़, तो ट्री स्कैटर्ड हैं, लंबी लंबी उनकी जटाएं हैं, लॉन्ग रूट्स हैं, पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर। और इन पेड़ों की जो जटाएं हैं वो सॉइल के अंदर तक, नीचे तक घुस जाती हैं, कहीं से तो पानी मिल जाए, बिकॉज वाटर टेबल जो है वो मिलती, मतलब बहुत कम है, पानी बहुत कम है, इसलिए जो ट्रीज हैं एक तो वो स्कैटर्ड हैं, दूर दूर हैं, प्लस उनकी जो रूट्स हैं वो डीप पेनिट्रेट कर रही हैं मिट्टी में, ताकि उनको कहीं से मॉइस्चर मिल जाए, कहीं से पानी मिल जाए। स्टेम्स आर सक्यूलेंट, स्टेम्स आर सक्यूलेंट, मोटी मोटी स्टेम्स होती हैं बच्चों जो पानी को स्टोर करके रखती हैं, सक करके रखती हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि यहाँ पानी चला गया तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो सक्यूलेंट स्टेम्स है, पानी को कंजर्व करके रखते हैं। लीव्स मोस्टली थिक हैं, लीव्स भी बहुत मोटी मोटी सी होती हैं, एंड स्मॉल, थिक एंड स्मॉल, बहुत मोटी सी और छोटी छोटी पत्तियां, ठीक है। क्यों? टू मिनिमाइज इवेपोरेशन। और उनके बाहर ना एक वैक्सी कोटिंग होती है जिससे कि इवेपोरेशन ना हो, पानी जो है उड़ के हवा में ना चला जाए, तो उस इवेपोरेशन को रोकना है और पानी स्टोर करके रखना है, इसलिए वो लीव्स बहुत थिक और छोटी सी होती हैं, ठीक है। साथ ही में ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की अगर बात करें तो रेनफॉल यहाँ पे 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है, बहुत कम बरसात इन जगहों पे पाई जाएगी। फाउंड इन एरियाज कौन सी जगह पे पाया जाता है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हमारे देश का जो है, राजस्थान वाला, गुजरात वाला जो सेमी एरिड रीजन है राजस्थान का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में भी इसका कुछ हिस्सा है, तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा हिस्सा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी है थोड़ा सा, लेकिन मैक्सिमम हिस्सा वहीं पे है, ठीक है। एकेशियाज, पाम्स, यूफोरबियाज एंड कैक्टाई, जो कैक्टस प्लांट होता है बच्चों, वो सारे प्लांट्स यहीं पर पाए जाते हैं। आपने देखा ना कैक्टस प्लांट है, बहुत मोटी मोटी उसकी लीव्स होती हैं और उसके ऊपर कांटे होते हैं, ताकि तो उसे टच मत करो, उसे कोई खा ना जाए,
और वो वाली चीज को बचाने के लिए, और उसके अंदर पानी स्टोर करके रखते हैं वो प्लांट्स। तो इस तरीके से ही यहाँ पर वेजिटेशन है जो कि पानी स्टोर करके रखती है, और क्योंकि बहुत कम है तो इसलिए लोग उसको खाना जाए तो उस पर थॉर्न्स होते हैं। ठीक है, एनिमल्स कौन कौन से हैं? रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, हॉर्सेस एंड कैमल्स, ये सारे एनिमल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं हमारे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट्स में। ये सारे देखिए, ये रहे हमारे, इस तरीके से वेजिटेशन होती है। मोटे मोटे वैक्सी कोटिंग वाली लीव्स हैं, ये कैक्टस है, और ये हमारे देखो ये कैमल जी हैं जो अपनी हम्प में स्टोर करके रखते हैं पानी वगैरह। तो आप लोग देख सकते हो बच्चों की सारे लोग, मतलब सारे लोग नहीं, जो वेजिटेशन है, जो वाइल्ड लाइफ है नेचुरली जो एग्जिस्ट करती है, वो जिस एरिया में एग्जिस्ट कर रही है वो उसी को अडेप्ट करके बैठी है। जैसा जैसा देश वैसा भेष, जैसा क्लाइमेट है उसी हिसाब से हम भी हैं। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारे माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन बोल लो, माउंटेन बोल लो, वही बात है। माउंटेन फॉरेस्ट बच्चों आपको माउंटेनियस रीजन, जो हिमालयन रीजन है वहां पर ही दिख रहे हैं, दिस पर्टिकुलर दिस एरिया। माउंटेन फॉरेस्ट की बात करें तो जैसे ही हमें पता है क्लाइमेट की, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे ही बच्चों टेम्परेचर, माउंटेन पे आप जाते हो, हमने एक चीज पढ़ी है ना कि जितने ज्यादा ऑल्टीट्यूड पे आप लोग जाएंगे, जितना ज्यादा, जैसे ही ऑल्टीट्यूड जैसे ही बढ़ता है, मतलब हाइट जैसे ही बढ़ती है तो टेम्परेचर घट जाता है, ठंड हो जाती है। जितनी ज्यादा हाइट पे जाते रहोगे उतना ज्यादा टेम्परेचर घटता जाएगा, राइट? ये हमने चीज पढ़ी है। तो जैसे ही माउंटेन के अंदर टेम्परेचर में डिक्रीज आता है, उसी हिसाब से वेजिटेशन में भी चेंज आने लगता है। जितनी ज्यादा हाइट पे जाते रहेंगे उतनी ही ज्यादा वेजिटेशन भी चेंज होती रहेगी आपकी। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड लीड्स टू चेंज इन द वेजिटेशन. There is a succession of natural vegetation belts in the same order as we see from the tropical to the tundra region. ट्रॉपिकल से टुंड्रा रीजन तक जैसे होता है ना, उसी सेम ऑर्डर में नेचुरल वेजिटेशन भी बदलती रहती है। जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो, गर्मी से ठंड 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 होती जा रही है। जैसे ट्रॉपिकल से हम लोग टुंड्रा रीजन, ट्रॉपिकल रीजन से टुंड्रा रीजन में जाते हैं तो यहाँ से गर्मी गर्मी ठंड 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 इस तरीके से, है ना? यहाँ सबसे गर्मी होती है, फिर ठंड 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 ऐसे बढ़ती जाती है। सेम तरीके से जैसे ही पहाड़ के आप लोग ऑल्टीट्यूड, हायर ऑल्टीट्यूड पे जाते रहते हो तो ठंड बढ़ती जाती है और उसी हिसाब से वेजिटेशन चेंज होती जाती है। हाइट और वेजिटेशन के हिसाब से तीन तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले बच्चों वेट टेम्परेट फॉरेस्ट आएंगे जो 1000 से 2000 मीटर पे पाए जाएंगे। फिर और हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेट फॉरेस्ट आएंगे 1500 से 3000 मीटर पर, और फिर अबव 3600 मीटर जो ग्रासलैंड्स होंगे वहां पर आपको एल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलेगी। तो चलिए इन तीनों को ही देखते हैं। सबसे पहले वेट टेम्परेट फॉरेस्ट कौन से हैं? जो 1000 से 2000 मीटर पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज, ओक, चेस्टनट यहाँ पर पाई जाएंगी। तो ओक ट्रीज, चेस्टनट ट्रीज यहाँ पर पाए जाएंगे। साथ ही में बच्चों ये वेजिटेशन आपको शिवालिक्स में मिलेगी। शिवालिक्स आपको पता है हमारी हिमालयन माउंटेन्स की 3 रेंजेस हैं, हिमाद्री, हिमाचल और जो लो हिल्स, शिवालिक्स जो थोड़ी कम हाइट वाले हिल्स हैं, है ना? तो क्योंकि ये कम हाइट पे पाया जा रहा है ना, 1000 से 2000 मीटर पर ये वेजिटेशन, दैट इज वाई इन लो हिल्स पे, शिवालिक्स पे आपको वेट टेम्परेट फॉरेस्ट ही देखने को मिलेंगे। ये वाले पेड़ देखने को मिलेंगे, ओक और चेस्टनट। फिर थोड़ी और ऊंचाई पे जब आप जाएंगे 1500 से 3000 मीटर की, तो आपको टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। अब टेम्परेट फॉरेस्ट में पेड़ों का शेप, मतलब पेड़ों का शेप नहीं, सॉरी, पेड़ ही बदल गए। ठीक है, कॉनिफेरस ट्रीज जैसे पाइन, दियोदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सिदार यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पाइन ट्रीज, दियोदार ट्रीज, आप जब पहाड़ों पे जाओगे ना ज्यादा ऊंचाई पे, आप देखोगे यही सब पेड़ आपको पाए जाएंगे। पाइन, दियोदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सिदार, ये सारे ट्रीज पाए जाएंगे। बच्चों कॉनिफेरस ट्रीज जो कोन की तरह होते हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है। जैसे ऐसे ऐसे वाले पेड़, ठीक है, तो ये पेड़ ऐसे क्यों होते हैं पता है? ताकि जहां पे हाइट ज्यादा है, जाहिर सी बात है वहां बर्फबारी भी होगी। अब जब बर्फ पड़ेगी तो ये पेड़ नेचुरली ऐसे है कि बर्फ यहां से ऊपर से पड़ेगी, नीचे से स्लाइड हो जाएगी, ऊपर पड़ेगी, नीचे स्लाइड हो जाएगी, तो बर्फ उन पे टिकी ना रहे, इसलिए वो पेड़ भी नेचुरली ऐसे ही डिजाइंड है कि हम पे बर्फ पड़ेगी और नीचे की तरफ बर्फ आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं। कवर मोस्टली सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज, places having high altitude in southern and northeast India at higher elevations, temperate grasslands are common. तो बच्चों यहाँ पे वही चीज है कि सदर्न स्लोप्स जो हैं हिमालयाज के, हिमालयन माउंटेन्स के
जो सदर्न स्लोप्स हैं, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, वहां पर आपको टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। जहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड, ज्यादा ऊंचाई रहेगी नॉर्थ ईस्ट इंडिया या सदर्न इंडिया में, वहां पर भी आपको ये फॉरेस्ट मिलेंगे। साथ ही में और जब ऊपर जाते रहोगे आप, तब टेम्परेट ग्रासलैंड आ जाएगा। ग्रासलैंड प्लेन एरिया, ग्रासलैंड जो है ना, वैसे भी आपको ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे जहां पर आपकी अल्पाइन वेजिटेशन पाई जाएगी। अब 3600 मीटर्स के ऊपर आपको मिलेगा टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स गिविंग वे टू द अल्पाइन वेजिटेशन। तो टेम्परेट फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स आएंगे और फिर आपकी अल्पाइन वेजिटेशन वहां आपको मिलेगी, ठीक है। सिल्वर फर, जुनिपर्स, पाइन्स, बर्चेस आर द कॉमन ट्रीज। तो ये सारे ट्रीज यहाँ पाए जाएंगे। प्रोग्रेसिवली दे गेट स्टंटेड एज दे अप्रोच द स्नो लाइन। तो जहां बर्फ पड़ने वाली होती है वहां तक जैसे जैसे ये वेजिटेशन पहुंचती है, छोटी होती रहती है हाइट में, स्टंटेड ग्रोथ होने लगती है, बहुत छोटी 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 हाइट पे वेजिटेशन उगेगी। अल्टीमेटली स्क्रब्स और श्रब्स आ जाएंगे, दे मर्ज इनटू द अल्पाइन ग्रासलैंड्स। और देखो, मतलब कि ये बोला जा रहा है कि सबसे कम ऊंचाई पे क्या था, आपके वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, उसके बाद और ऊंचाई पे आपके टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर जो है थोड़ी सी अल्पाइन वेजिटेशन शुरू होगी, जो थोड़ी हाइट लंबी पे शुरू होगी, फिर कम 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 हाइट होती रहेगी, और एकदम से ग्रासलैंड आ जाएंगे। ग्रासलैंड जहां फिर पेड़ वेड़ है ही नहीं, सीधे सीधे ग्रासलैंड है, ठीक है। तो ये वाली चीज है। तो अल्टीमेटली मतलब पहले तो थोड़े पेड़ वेड़ होंगे जैसे सिल्वर फर, जुनिपर, पाइन वगैरह, फिर प्रोग्रेसिवली स्टंटेड ग्रोथ, मतलब और छोटे छोटे इनकी हाइट में आपको ये पेड़ देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे श्रब्स स्क्रब्स आ जाएंगे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे झाड़ी वाड़ी से आ जाएगी, फिर ये अल्पाइन ग्रासलैंड में मर्ज हो जाएंगे, फिर आ जाएगी अल्पाइन ग्रासलैंड। Used extensively for grazing by nomadic tribes like the गुज्जर्स and the बकरवाल्स। अब वो जो ग्रासलैंड वाला एरिया होता है, वहां पर हमारे जो बहुत से ट्राइब्स हैं बच्चों, जो ट्राइबल लोग हैं, वो अपने भेड़ बकरियों को चारा चरवाने के लिए इस ग्रासलैंड में लेकर आते हैं, जैसे गुज्जर्स हैं, बकरवाल्स हैं। हायर ऑल्टीट्यूड पे मॉसेस, लिचन्स भी इस टुंड्रा वेजिटेशन में, ठंडी ठंडी जो वेजिटेशन है, टुंड्रा वेजिटेशन हो गई, जो ठंडी वेजिटेशन है, उसमें पाए जाएंगे मॉसेस एंड लिचन्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉन्टेन फॉरेस्ट। मॉन्टेन फॉरेस्ट के बाद आप देखो यहां पर, अच्छा एक और चीज है, व्हाट आर द कॉमन एनिमल्स दैट आर फाउंड इन द मॉन्टेन फॉरेस्ट्स। यहां पर कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, स्पॉटेड डियर ऐसे स्पॉट्स वाला डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिबेटन एंटीलोप, तिबेटन एंटीलोप है, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल्स, शैगी हॉर्न वाइल्ड इबेक्स, बियर, रेयर रेड पांडा, शीप्स, गोट्स विथ थिक हेयर। सारे वही जानवर हैं जिनकी बहुत थिक स्किन है या फिर जिनका बहुत फर है बॉडी पर, जो कि कोल्ड वेदर को झेल सके, तभी वो वहां के लिए अकस्टम्ड है, तभी वो वहां रह पा रहे हैं, जी पा रहे हैं। अब बच्चों हम लोगों ने यहां तक ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, मॉन्टेन फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट सब कवर कर लिया है। लास्ट पे आ गए हैं विच आर द मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट की बात करें तो ये मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये वाला एरिया ब्लैक कलर से देखते हैं, दिस एरिया डेल्टा रीजन, जो डेल्टा रीजन है, समुद्री तट वाला किनारा है, वहां पर आपके मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे, जहां दलदल जैसी जगह होती है, जहां बहुत पानी होता है, ठीक है। तो उस जगह पर आपके मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। मैनग्रोव या फिर टाइडल फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि टाइड्स आती रहती है यहाँ पर, समुद्र की हाई टाइड, लो टाइड, ठीक है, तो टाइड्स आती रहती है, इसलिए इनको मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट बोला जाता है। दे आर फाउंड इन द कोस्टल एरियाज, जहां पर बहुत ज्यादा टाइड्स आती रहती हैं, ठीक है, जहां पे टाइड्स आती रहती हैं। मड एंड सिल्ट गेट accumulated on such coasts. Dense mangroves are the common varieties with roots of the plant submerged under water. बच्चों अब इस एरिया में जहां पर डेल्टा रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, अब यहाँ पर क्या होता है, हाई टाइड लो टाइड आ रही है, तो बहुत सारी मड एंड सिल्ट, बहुत सारी जो मिट्टी है, ठीक है, वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गई है ऐसे कोस्ट पर, और वही मिट्टी पे पानी भी पड़े जा रहा है, तो वो दलदल जैसी जगह बन चुकी है। मतलब अगर आप टेक्सचर में सोचो, बहुत मिट्टी एक्यूमुलेट हो गई और पानी आता जा रहा है, तो दलदल जैसी जगह बन गई है। यहाँ पे ये मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, कॉमन वेराइटी है, जिन प्लांट्स की, जिन ट्रीज की जो रूट्स हैं, ठीक है, वो पानी तले सबमर्ज हो गई हैं। तो ये देखो इस तरीके से, अब ये ट्रीज हैं, इनकी जो रूट्स हैं, है ना, रूट्स जो हैं वो पानी तले, पानी ऊपर तक आ चुका है, पानी तले सबमर्ज हो गई है और नीचे काफी मडी सा है। जो डेल्टाज हैं, गंगा के, महानदी के, कृष्णा के, गोदावरी के, कावेरी के, ये सारे डेल्टा रीजन्स पे यही वेजिटेशन पाई जाती है मैनग्रोव फॉरेस्ट वाली।
उसी के साथ गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र मिलते हैं, मेघना नदी बनती है, फिर सुंदरबन डेल्टा बनता है। तो यहाँ पर इसी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छा हार्ड टिम्बर आपको मिलता है। पाम, कोकोनट, कियोरा, अगार, ये सारे कुछ ऐसे पेड़ हैं जो उगते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर बहुत फेमस एनिमल है सुंदरबन वाले एरिया में। टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स एंड स्नेक्स आर ऑल्सो फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। तो ये सारे जानवर भी यहाँ पे पाए जाते हैं। हमारे रॉयल बंगाल टाइगर देखो कैसे बैठे हैं, और सुंदरी ट्री भी है वहां पर। ठीक है, आगे देखिए। अब बात आती है बच्चों वेजिटेशन से हटके वाइल्ड लाइफ की। हम लोग अगर इंडिया में देखें तो 90,000 एनिमल स्पीसीज हैं, 2000 स्पीसीज है बर्ड्स की। 13% वर्ल्ड का जो टोटल है हमारे देश में पाया जा रहा है। 2546 स्पीसीज है फिश की, विच इज 12% ऑफ द वर्ल्ड्स स्टॉक। 5 and 8% वर्ल्ड्स के एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स इंडिया में पाए जा रहे हैं। एलिफेंट की बात करें तो हॉट वेट फॉरेस्ट आसाम, कर्नाटक, केरला में एलिफेंट पाया जाता है। वन हॉर्न राइनोसरस की बात करें तो जो दलदल वाले स्वैम्पी मार्शी लैंड्स हैं आसाम के, वेस्ट बंगाल के, वहां पर इनको रहना पसंद है, वहां पर ये पाए जाते हैं। उसी के साथ वाइल्ड एस और कैमल्स है बच्चों। वाइल्ड एस और कैमल्स हैं, ये लोग ड्राई रीजन्स, रन ऑफ कच्छ, थार डेजर्ट में पाए जाते हैं। इंडियन बाइसन, नीलगाय, चौसिंघा, उसके बाद जो कि 4 हॉर्न्ड एंटीलोप होता है, गजेल। तो ये सारे कुछ डिफरेंट स्पीसीज हैं डियर के, ये सारे डियर के ही स्पीसीज हैं। ठीक है, ये भी पाए जाते हैं। उसी के साथ गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात का, वहां पर नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल जगह है जहां पर हमारा इंडियन लायन रहता है। गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात, ठीक है, इंडियन लायन का घर है वो। टाइगर्स जो है मध्य प्रदेश के जंगलों में, सुंदरबंस जो वेस्ट बंगाल के जंगल है, हिमालयन रीजन, वहां पर आप हमारे टाइगर पाए जाते हैं। लेपर्ड की बात करें, देखो पेड़ से झांक कर देख रहे हैं, लेपर्ड जो है कैट फैमिली के हिस्से हैं। ये इंपॉर्टेंट एनिमल है ऑफ द इंपॉर्टेंट अमंग एनिमल्स ऑफ प्रे, शिकार करते हैं ये। ठीक है, लद्दाख फ्रीजिंग हाई ऑल्टीट्यूड्स आर अ होम। और लद्दाख की बात करें जहां पे बहुत ही कम ऑल्टीट्यूड, सॉरी फ्रीजिंग हाई ऑल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, ऊंचाई बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर बहुत कम है। यहाँ पर याक, शैगी हॉर्न्ड वाइल्ड ऑक्स, ठीक है, तो ये सारे देखो एनिमल्स लद्दाख के हैं। वेइंग अराउंड 1 टन, 1 टन वेट होता है इसका, किसका, शैगी हॉर्न्ड वाइल्ड ऑक्स का। उसी के साथ तिबेतन एंटीलोप है, भरल है, ब्लू शीप जिसको बोलते हैं, वाइल्ड शीप है, कियांग है जो कि तिबेतन वाइल्ड एस है, इबेक्स है, बियर है, स्नो लेपर्ड है, रेयर रेड पांडा, वहां पे आप देखो रेड पांडा भी है, स्नो लेपर्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ जानवर हैं जो कि हमारे लद्दाख रीजन में पाए जाते हैं। उसी के साथ रिवर्स, लेक्स और कोस्टल एरियाज में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ है? टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स हैं, टर्टल्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, घड़ियाल है। बर्ड लाइफ में बात करें तो पिकॉक्स हैं, फीजेंट्स हैं, डक्स हैं, पैराकीट्स हैं, क्रेन्स हैं, पिजन्स हैं, सम ऑफ द बर्ड्स जो कि हमारे फॉरेस्ट और वेटलैंड्स में पाई जा रही हैं। पर उसी के साथ बचा पार्टी, यहां पर बात हो गई है कि व्हाट आर द थ्रेट्स। तो ये देखो काफी अगर मैं बात करूं तो इट्स अ वेरी वेरी फैक्चुअल चैप्टर, मतलब चीजें जो है वो काफी फैक्ट्स में दे रखी हैं, कुछ एज सच समझने वाली चीज नहीं है ना। सारी चीजें वही है कि देखो ये फ्लोरा है, ये फौना है, ये टाइप के जानवर है, ये टाइप के प्लांट्स हैं। एंड आई थिंक बच्चों ये जो चैप्टर है इट इज नॉट इवन कमिंग इन योर फाइनल एग्जामिनेशंस, इट इज जस्ट फॉर इवैल्यूएशन। मे बी स्कूल में इसका इवैल्यूएशन हो सकता है आपके यूनिट टेस्ट वगैरह में, या फिर इसमें से जो मैप वर्क है सिर्फ वही एग्जामिनेशन में इवैल्यूएट होने के लिए आएगा। अब मुझे नहीं पता है कि टीचर्स जो हैं पूरा इवैल्यूएट करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, बट इट इज नॉट अ पार्ट, ओके। बट स्टिल मैंने आपको एक बार पढ़ा दिया है क्योंकि बहुत से बच्चों की यूनिट टेस्ट में आता है। तो देखो सिंपल सी बात है, आप लोग इसमें बहुत बेसिक सी चीजें, आप 2-4 जानवरों का नाम याद रख लो। मेन वही है जो फॉरेस्ट एरियाज की हमने बात करी है, उसके 3-4 पॉइंट्स हर किसी के याद रख लीजिए कि कितनी रेनफॉल रिक्वायर्ड है, कौन से 1-2 प्लांट स्पीसीज याद कर लो, 1-2 एनिमल स्पीसीज याद कर लो, किस एरिया में पाया जाता है वो याद कर लो, ठीक है, लीव शेडिंग होती है नहीं होती वही सब याद कर लीजिए, बस दैट इज इट। ठीक है, नाउ व्हाट आर द थ्रेट्स टू फ्लोरा फौना। अब ये जो हमारी फ्लोरा फौना है, जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, इसमें खतरा क्या क्या है? 1300 प्लांट स्पीसीज एंडेंजर्ड है, मतलब कि विलुप्त होने के खतरे में है, दे आर अंडर द थ्रेट ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट, एंड 20 स्पीसीज आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट, 20 स्पीसीज तो ऑलरेडी विलुप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है उनकी पॉपुलेशन। कॉजेस क्या है इनके एक्सटिंक्ट होने के या फिर एंडेंजर होने के? सो हंटिंग बाय द ग्रीडी हंटर्स फॉर कमर्शियल पर्पसेस, बहुत से ऐसे लोग हैं जो शिकार करते हैं जानवरों का, प्लांट्स को काटते हैं कमर्शियल पर्पसेस के लिए, यानी कि मार्केट में उनको बेचकर प्रॉफिट कमाने के लिए।
पोल्यूशन है हो रहा है केमिकल इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, जिस वजह से भी बहुत से जानवर मर रहे हैं, प्लांट्स खत्म हो रहे हैं। एसिड डिपॉजिट्स भी एक रीजन है। एलियन स्पीसीज, जो बाकी आप बाहर से स्पीसीज आ जाते हैं, ले आते हो उनको, कहीं ना कहीं वो अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के चक्कर में या किसी और जानवर को खा रहे हैं या प्लांट्स को खत्म कर रहे हैं, तो वो एलियन स्पीसीज से भी एक हमारे नेचुरल उसमें बैलेंस में मतलब एक बिगड़ता हुआ बैलेंस हमें देखने को मिलता है। रेकलेस कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन एंड हैबिटेशन, साथ ही में हम लोग भी हैं, हम लोग पेड़ पौधों को काट रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया खत्म कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे सड़कें बनानी है, शॉपिंग मॉल बनाने हैं, घर बनाने हैं, वहाँ पर हमें एग्रीकल्चर के लिए एरिया चाहिए। तो इन सब रीजंस की वजह से हम लोग फॉरेस्ट एरिया को खत्म कर रहे हैं। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से हमारे बहुत से स्पीसीज एंडेंजर हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। क्या क्या स्टेप्स लिए गए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हम लोग देखते हैं बच्चों 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, पूरा रिजर्व एक एरिया बना दिया जाता है जहाँ पे सारी जो वाइल्ड लाइफ है, वेजिटेशन है, उसको प्रोटेक्ट करा जाएगा। चेक पॉइंट्स लगा दिए जाते हैं कि इधर इधर चेक पॉइंट है, ताकि वो लोग चेक रखें कि यहाँ पर कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा हमारे वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन को। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है उनको सेटअप करा गया है। सुंदरबंस, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग, दिबांग, दिब्रू साइखोवा, अगस्त्य मलाई, कांगचेन जोंगा, कंचन जोंगा, पचमारी और अचानकमर अमरकंटक। तो ये सारे के सारे हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स है जिनको हमने सेटअप करा है। अलॉन्ग विद दैट फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करी गई है बहुत से बोटानिकल गार्डन्स को बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992, जो कि कच्छ, कोल्ड डेजर्ट, शीशाचलम और पन्ना, तो इन सबको फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस सरकार ने प्रोवाइड करी है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सारे कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, इकोलॉजिकल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, जो कि बच्चों सरकार ने कुछ स्पेसिफिक एनिमल स्पीसीज की बची कुची पॉपुलेशन को बचाने के लिए लिए। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर या प्रोजेक्ट राइनो, तो प्रोजेक्ट टाइगर इज स्पेसिफिकली फॉर द टाइगर पॉपुलेशन, कि टाइगर पॉपुलेशन जो थोड़ी सी बच गई है उसको प्रोटेक्ट करना है, या प्रोजेक्ट राइनो इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइनो, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। 103 नेशनल पार्क, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जूलॉजिकल गार्डन्स, इन सबको भी बनाया जा रहा है ताकि हमारी नेचुरल हेरिटेज को मेंटेन करके रखा जाए, उनको संभाल कर रखा जाए। तो देखिए सबसे बड़ा तो बायोस्फीयर रिजर्व ही होता है, उसके बाद उससे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में एक तरीके से हम वेजिटेशन और एनिमल्स दोनों का ख्याल रख रहे हैं। फिर उससे भी छोटा हो जाएगा आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्पेसिफिक एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी जा रही है, और फिर जू तो उससे भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सिर्फ एरिया की बात होती है बच्चों, बेसिकली पर्पस वही है कि हमें प्रोटेक्ट करके रखना है वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को। और यहाँ पर आपको दिख भी रहा है हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज, नेशनल पार्क जिनको हमने बना रखा है ऑल ओवर इंडिया, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे कुछ का मैं नाम बताती हूँ, नेशनल पार्क्स, कान्हा नेशनल पार्क, शिवपुरी नेशनल पार्क, राजगीर नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पर महानदी, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ओके। उसके बाद बर्ड सेंचुरी की बात करें, बर्ड सेंचुरी यहाँ पर ही है थोड़ी सी, वेदांथंगल, और यहाँ पे रंगानाथू कुछ ऐसा तो लिखा है, क्लियर नहीं है, ठीक है। बट दीज आर ऑल द स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन इन ऑर्डर टू preserve and protect our natural heritage, our natural wildlife, our natural vegetation. I hope बच्चों इस चैप्टर का जो बेसिक एक क्रक्स है वो आपको समझ में आ गया है। इतना ही समझना है इस चैप्टर के अंदर, एंड आई विल सी यू विद द नेक्स्ट चैप्टर, एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।